आज की क्लास में हम लोग स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन की स्टडी करेंगे और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इस रिप्रेजेंटेशन के बाद कैसे हम लोग कॉलमन फिल्टर अप्लाई करेंगे कि कौन सी कंडीशन पे हम लोग वेरिएबल को एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, कॉलमन फिल्टर कब हमारा अप्लीकेबल होगा, इस चीज़ की स्टडी हम लोग करेंगे। तो हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि कोई गाड़ी चल रही है। ठीक है, ये कार है, ये मूव हो रहा है, तो इसके लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन लिखते हैं। ये v हो गया u प्लस ए टी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ये है u, बाद वाली v है। ठीक है, u प्लस ए टी और डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह जहाँ टी टाइम है, ए एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन है। अब देखिए, तो ये जब कार मूव हो रहा है तो हमारे पास क्या है, पोजीशन। इसको हम स्टेट स्पेस में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो हम पोजीशन को लिख रहे हैं पी के, केथ टाइम पे। ये तो कंटिन्यूस टाइम पर है, हम लोग डिस्क्रीट टाइम पे पी के लिख रहे हैं। तो ये हो गया आपका पोजीशन। वेलोसिटी वी के, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तीन वेरिएबल हैं। गाड़ी चल रही है, ठीक है, गाड़ी का कुछ पोजीशन होगा, उसकी अपनी कोई वेलोसिटी होगी और कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो अब इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग डिस्क्रीट के फॉर्म में लिखते हैं कि केथ इंस्टेंट पे ये है एट टाइम के पर ये है। तो एट टाइम के प्लस वन पर क्या होगा पोजीशन। तो हम लोग इस तरह से इक्वेशन बना रहे हैं कि जो न्यू पोजीशन आएगी, अब ये चेंज इन पोजीशन मतलब पोजीशन में अब कितना चेंज हुआ, ऐसे डेल्टा पी लिख सकते हो। तो यहां से देखिए, तो अगर T1 T2 अगर पुट करो तो S1 इक्वल टू हो जाएगा U T1 प्लस हाफ ए T1 स्क्वायर। S2 हो जाएगा U T2 प्लस हाफ ए T2 स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस ले लो तो डेल्टा S मिल जाएगा U T1 माइनस T2 आ जाएगा, तो इसको हम डेल्टा T लिख दे रहे हैं प्लस हाफ ए डेल्टा T स्क्वायर, इस तरह से। तो यहाँ u तब आ रहा है चूंकि हमने इनिशियल u लिया है। अब ये मेजूम कर रहे हैं हमारे पास के टाइम पर हमारे पास v है। ठीक है, तो ये यहाँ इनिशियल हो गया, तो यहाँ u की जगह, यहाँ u था इनिशियल, इसलिए यहाँ u आया है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई चेंज इन पोजीशन में इस इक्वेशन के हिसाब से। तो यहाँ p के हिसाब से डेल्टा p क्या आ गया, u की जगह हम लोग v लिखेंगे क्योंकि हमने इनिशियल v लेके चल रहे हैं। तो v डेल्टा t प्लस हाफ ए डेल्टा टी स्क्वायर, ये हो गया पोजीशन हो गया। वेलोसिटी न्यू कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस चेंज इन वेलोसिटी।
यहाँ से देखिए ऐसे इसमें करोगे कैसे आएगा, v1 इक्वल टू यू प्लस ए टी वन, वी टू इक्वल टू यू प्लस ए टी टू, देयर फॉर वी टू माइनस वी वन, तो डेल्टा वी इसको लिख दे रहे हैं, यू कैंसिल हो जाएगा, ए टी टू माइनस टी वन डेल्टा टी। तो जो चेंज इन डेल्टा वी आया वेलोसिटी, तो वी के प्लस यहाँ से इस इक्वेशन के हिसाब से ए डेल्टा टी। तो ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है कि डेल्टा वी है। यहाँ देखिए हमने वो डेल्टा पी नहीं लिखा है, तो सॉरी। तो अब देखिए इस फॉर्म के हिसाब से हम लोग लिखते हैं ना, तो यहाँ चूंकि ए ना लेकर के हम लोग ए के ले रहे हैं, तो ए के वेरिएबल लेंगे। सेम हियर आल्सो वी ना लेकर के हम लोग वी के लिखेंगे, ए के। ये तो एक जनरल ये वाला फॉर्मेट जो इधर ये वाली पूरी चीज़ें एक जनरल इक्वेशन है, बट हमें अपने काम के हिसाब से इसको बैठा लेना है। पोजीशन वेलोसिटी एक्सीलरेशन ए के प्लस वन। इस लॉ ऑफ मोशन में ये देखा जा रहा है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो पहले वाले टाइम पे एक्सीलरेशन ए के था, तो अगले वाले टाइम पे एक्सीलरेशन भी ए के है। तो ये तीनों इक्वेशन आ गई। तो अब हमारे पास देखिए पोजीशन वेलोसिटी एक्सीलरेशन की इक्वेशन यहाँ मिल गई, ठीक है। अभी आपको पता होने चाहिए कौन सी वैल्यू आपकी इनपुट है। अगर नहीं पता है तो हम तीनों को एक स्टेट वैल्यू मान के चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, हमें नहीं पता है इसमें कौन सा इनपुट है, अदरवाइज आप एक्सीलरेशन को एज ए इनपुट कंसीडर कर सकते हो। बट अभी बस देखिए आपको क्या करना है, तीन वैल्यू है आपके पास, पोजीशन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। तो अब हमें क्या करना है, इसी ऑर्डर में हम इसको लिख लेंगे। जैसे पोजीशन है तो इसका कोफिशिएंट 1 है, और इंटू पी के प्लस वेलोसिटी का कोफिशिएंट क्या है, डेल्टा टी इंटू वी के, प्लस एक्सीलरेशन का कोफिशिएंट क्या है, ए के अलावा हाफ डेल्टा टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे लिखो, कोई इशू नहीं, समझ में आ रहा है। डेल्टा टी का स्क्वायर है, ठीक है, और ए के। तो कोफिशिएंट पता लग गया, इसका 1 है, सेम। ये लिखने का तरीका हो गया, ये और ये। तो क्या, तो आपके पास पोजीशन वेलोसिटी एक्सीलरेशन ये टर्म हमने इस तरफ कर लिया, राइट साइड हर पार्ट में, ठीक है, इस तरह लिख लिया। ऐसे इसको भी इसी तरह बनाना है, चूंकि आपके पास वैल्यू क्या है, किसकी है, पोजीशन की। एज्यूम करें ना कि पोजीशन वेलोसिटी एक्सीलरेशन तीन वेरिएबल हैं आपके पास, ठीक है। अब आपके पास वेलोसिटी वाला ये वाला इक्वेशन है, इसकी तो नीड नहीं है, तो इसको तो कोई मतलब नहीं है, ये सीधे ये, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा, तो इसमें पोजीशन का कोई टर्म नहीं है, तो 0 इंटू पी के, वेलोसिटी का कोफिशिएंट 1 इंटू पोजीशन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, तो ये वाला टर्म पहले हम लिख दे रहे हैं, इंटू ए के, ठीक है, ये बन गया। इसको भी ब्रेक करो तीन पार्ट में, दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं। पोजीशन कुछ नहीं है, वेलोसिटी का कोई टर्म नहीं है, और एक्सीलरेशन का टर्म है जिसकी वैल्यू 1 इंटू ए के है। तो इस तरह हमें तोड़ना होगा, ठीक है।
मतलब हम पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की हमने इक्वेशन लिख ली, ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 3, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। इस तरह से हमने ब्रेक कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हमें इनको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रखना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में चलिए, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में हमारे पास क्या क्या है, पी के प्लस 1, वी के प्लस 1 और एक्सेलरेशन ए के प्लस 1 के टाइम पे, इस तरह हम लोग लिख लेते हैं। तीन वैल्यू हैं पी, वी और ए। तो हम पोजीशन पी के जो पुरानी वाली थी, ये नई वाली वैल्यू, ये पुरानी वाली पी के, वी के और ए के, ऐसे। तो P, अब देखो P के प्लस 1 की लाइन लिखनी है, तो P के लिए प्लस 1 की लाइन में ये तीनों टर्म आ रहा है। तो पहला वाला जो रहेगा P के का कोफिशिएंट, दूसरा वाला पोजीशन, दूसरा वाला वेलोसिटी, थर्ड वाला एक्सेलरेशन, क्योंकि ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना, तो इसलिए ऑर्डर वही रखना है, एक, फिर दूसरा वाला डेल्टा टी, तीसरा डेल्टा टी स्क्वायर बाई 2, इसमें 0, 1 और डेल्टा टी, 0, 1 और डेल्टा टी, थर्ड में 0, 0, 1। कोई टर्म आगे है नहीं, कुछ नहीं, तो ये इसका कुछ ऐड नहीं होगा। देखिए, एक चीज़ ऐसा हो सकता है, अगर आपको पता है कि एक्सीलरेशन आपका एज ए इनपुट है, तो हम इसको, ये वाले जो टर्म कहे जाएंगे, इसमें जो आएगा वो स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेक्टर के टर्म होंगे, ठीक है। इसके बाद जो जोड़ोगे, अगर वो एज ए इनपुट है तो उसको हम सेपरेट कर देते हैं उसमें। अगर ये इनपुट होगा तो हम इस चीज़ को, ये ए के वाले सारे अलग सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब स्टेट जो होगा वो तीनों में हमें वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। अगर हम इनपुट करेंगे तो हमें ऐसा एज्यूम करेंगे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें कहीं ना कहीं से मिल रही है, तो नोन वाला एक क्वांटिटी में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम अननोन मान के चल रहे हैं, तो ये आपका आ गया। देखिए होता क्या है कि इसको मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू दिस, तो ये इक्वेशन आनी चाहिए, यही आ रही है। फिर वी के प्लस 1 में दिस इंटू दिस, ये इक्वेशन आनी चाहिए, यही आ रही है, 0, 1, ठीक है। ए के प्लस 1 में दिस इंटू दिस, तो यही आनी चाहिए, आ रही है। प्लस अब जो कार्बन फिल्टर का कॉन्सेप्ट है, उसमें बोला गया है कि इसमें नॉइज रहेगा। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ आपको बस नॉइज मान के चलना है। तो ये देखो, अगर 3 × 1 की मैट्रिक्स है, 3 वेरिएबल है, तो 3 × 1 आउटपुट में आएगा, मतलब 3 स्टेट वेक्टर आ रहे हैं ना, 3 स्टेट है हमारे पास, तो वेक्टर जो है 3 × 1, तो ये भी 3 × 1 और ये 3 × 3, तो यहाँ हमारा नॉइज आ जाएगा। नॉइज किस में, पोजीशन के मेजरमेंट में कुछ नॉइज होगा, वेलोसिटी के मेजरमेंट में और एक्सीलरेशन के मेजरमेंट में, ये हम ऐड करेंगे यहाँ। इंडिविजुअल चाहे तो ऐड कर लो, बाद में चाहे तो ऐड कर लो। तो नॉइज को हम लोग, ये प्रोसेस वाला वेरिएबल है, तो इसमें हम W किसको लिख दे, पोजीशन, P फॉर पोजीशन, W वेलोसिटी और W A। तो ये हो गया आपका, बस ये आपको बाद में ऐड कर देना है, ठीक है। इस तरह से बन के आया। तो ये आपका ये इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 4। तो इसको एक जनरल, अब ये हो गया ये आपका, इसमें हमने क्या एज्यूम किया, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एट पी के, टाइम के पर पी के, वी के, ए के है, जो हमें नोन नहीं है, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे हमें मिल रहा है ये, ठीक है। इस तरह से आ गया हमारा। और ये आपका
स्टेट में नॉइज है, जैसे स्टेट में क्या वेरिएबल्स हैं, पोजीशन है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। इसकी पोजीशन में नॉइज इतना आ रहा है, वेलोसिटी में इतना आ रहा है, एक्सेलरेशन में इतना आ रहा है। तो इसका सेंस ये है कि जैसे क्यों ये आ रहा है, जैसे दो चीज हो सकती है, जैसे एनवायरमेंट के वजह से, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट, ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट की वजह से ये चीजें अफेक्ट हो रही हैं, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। या जो आपने इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, उसकी मॉडलिंग नहीं सही है, या इम्प्रॉपर मॉडलिंग, इसलिए इसको हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, ठीक है। और भी फैक्टर हैं, अभी दो तो हमने बता दिए। तो ये हो गया आपका ये। अब हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इसमें हमें आउटपुट मिलेगा। गाड़ी आपकी जब चल रही थी तो ऐसा एज्यूम कर रहे हैं गाड़ी में कोई सेंसर लगा हुआ है, तो जो सेंसर हमें आउटपुट बता रहा है, तो आउटपुट ये बता रहा है वाई ये हमारा नोन रहेगा। ठीक है, अब कहीं ना कहीं से सेंसर से मिलेगा। क्या मिल रहा है, वाई के इक्वल टू के। क्यों ले लिया, क्योंकि ये चीज़ें तो अभी अपडेट हो रही है ना, स्टेट वाली चीज़ें। ठीक है, तो वाई के हमारा है पोजीशन। तो ये जो केथ टाइम पे जो पोजीशन होगा, तो केथ टाइम पे आपको पोजीशन क्या है, ये पी के, तो दैट इज इक्वल टू पी के। हमने क्या, हमारे पास अब इसको हमें ब्रेक करना है इसी तरह, तो हमारा 1 इंटू पी के प्लस 0 इंटू वी के प्लस 0 इंटू ए के, पोजिशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के तीनों टर्म आ गए, जिसमें केवल पोजीशन का टर्म है। ठीक है, तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे, बस हमें याद रखना, पहले ये वाला बना लो, ये वाले मैट्रिक्स पी के, वी के, ए के। अब देखो 1 0 0, पहला वाला रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन कोफिशिएंट को 0 0, तो ये बन गया। ठीक है, ये वाई के आ गया। अब देखिए, अगर सिस्टम में नॉइज होगा तो नॉइज आपको बाद में ऐड कर देना है। तो ये नॉइज वाला हो गया, इसको कहते हैं मेजरमेंट नॉइज। तो इसको डायरेक्ट हम इसकी एक्सप्रेशन लिख दे रहे हैं। अब ये देखिए क्या है, मल्टीप्लाई करोगे दिस इंटू, तो एक वैल्यू मिल रही है ना, एक सिंगल लाइन मिल रही है वाई की, तो 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स है, तो ये हो गया 1 इंटू 3, तीन वेरिएबल हैं तो 3 इंटू 1, तो इसमें जो बनेगा, चूंकि ये क्या मिल रहा है हमें, पोजीशन, तो नॉइज में क्या रहेगा, नॉइज की मैट्रिक्स क्या रहेगी, ठीक है, नॉइज की मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वी, ये वी और ये वी अलग है, इसलिए हम कोफिशिएंट में लिख दे रहे हैं वी के रहेगा, और ये आपका पोजीशन में है, ये नॉइज है। सफिक्स में पी लिख गया। ठीक है, ठीक है, ये वेलोसिटी है
और ये आपका, चूँकि ये चीज़ें बुकों में W और V से रिप्रेजेंट किए गए हैं तो इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इसको ऐसे मान सकते हो, इसको कुछ इस तरह से, ठीक है। ये थोड़ा सा और बड़ा कर दो। तो ये आपका P लिखा हुआ ना, इसे पता है पोजीशन में नॉइस। तो इनको इन जनरल लिख के चलते हैं V। तो जितनी लाइनें V Y की होंगी उतने फिर यहाँ होने चाहिए, वो उतने रोज होने चाहिए ना, तभी तो सिमेट्री बैठेगा। अभी के हिसाब से एक Y की वैल्यू है, मतलब एक रो मिल रहा है, एक सिंगल वेरिएबल है Y का, इसलिए जो कि पोजीशन है, तो पोजीशन में नॉइज कितना होगा। तो ये क्या है, ये वाले सेक्शन में वो चीज़ रहेगी जो आप नोन है सेंसर, किसी सेंसर के थ्रू आप लोग मेजर कर रहे हो, तो उसमें ये वेरिएबल आ जाएगा। और अब इन दोनों को कंपेयर करिए, फाइनल आ गया आपका इस वाले पार्ट में। देखिए ये वाला नॉइज हो गया, तो इस पूरे को कहते हैं, इस वाले फॉर्म को, इक्वेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल, और इसको कहते हैं, या प्रोसेस मॉडल इसको कहते हैं, इसको मेजरमेंट मॉडल या आउटपुट चूंकि है, इसको मेजरमेंट मॉडल कहते हैं, इसको मैसेज मॉडल या प्रोसेस मॉडल, जिसमें ये सब PK +1 VK +1 AK +1 को एज ए स्टेट वेरिएबल यहाँ ट्रीट किया गया है, ठीक है। ये K+1 टाइम पे इन पैरामीटर्स की वैल्यू है। और यहाँ देखिए चूंकि इसके साथ ही अटैच है, अगर ये इससे सेपरेट होता AK तो हम इसको एज ए इनपुट ट्रीट करते हैं, यहाँ एज ए स्टेट इनपुट की तरह है, ठीक है। तो मतलब ये सब अननोन है, इसका ये मतलब समझिए। तो अब यहाँ कहने का मतलब ये पोजीशन भी यहाँ बाद में आप दिखा रहे हैं कि नोन है, और यहाँ फिर देखिए इसमें हो क्या रहा है कि अगर पोजीशन भले ही इसमें रखा गया है, अगर आपका पोजीशन मेजरमेंट के आउटपुट में आ रहा है तो आप इस तरह से इसको लिखोगे, ठीक है। बाकी कोई इशू नहीं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरह से आपका ये मैट्रिक्स ए हो गया, इसको आप कहोगे मैट्रिक्स ए। और ये मैट्रिक्स सी, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, ये जो आपका सेक्शन है आउटपुट वाला, इसमें किसी सेंसर के थ्रू इस पैरामीटर को मेजर किया जा रहा है, ठीक है। और जो भी इसमें वेक्टर होंगे, यहाँ तो सिंगल है तो उसके रिस्पेक्ट में उसमें कुछ नॉइज क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए जब भी आप मेजरमेंट करोगे तो कुछ ना कुछ एरर तो रहेगा ही उस सेंसर के थ्रू, ठीक है। वो इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकता है, और किसी और रीजन की वजह से हो सकता है, ठीक है। या जो आपने सेंसर यूज किया है वो उसमें ही कोई फॉल्ट आ गया हो। तो इस तरह से इस सेंसर में गड़बड़ी की वजह से ये आउटपुट हमारा गड़बड़ आएगा, तो उसको दिखाने के लिए आपको ये लिया गया है नॉइज का फैक्टर, ठीक है। तो इस नॉइज को बोलते हैं मेजरमेंट नॉइज, इस नॉइज को बोलते हैं प्रोसेस नॉइज। तो ये सब रैंडम वेरिएबल हैं, तो इसका आपको आगे अब देखते हैं क्या है। तो अब आपको फाइनल क्या मिला, तो अब यहां देखिए हमें क्या मिल रहा है। इसको हमने जो नाम दिया था ए, तो इसको पूरे को हमने एक्स नाम दे दिया, इसको ए XK+1 दे दिया ए, और इसको x दे दिया, तो यहां से बन गया XK+1 AXK+, इस पूरे को WK नाम दे दिया, तो ये हो गया। ऐसे पोजीशन में ये वाला YK वेक्टर था तो YK नाम दे दिया, और ये आपका वेक्टर C हो गया, और ये आपका वेक्टर VK हो गया। अभी यहाँ इनपुट चूंकि नहीं दिखाए हैं, तो ये आपको अगर इनपुट
सेपरेट करना है तो फिर आपको पता हो कि ये एक एक वैल्यू कोई हमारी इनपुट है, तो उसको हम अलग कर देंगे। समझ में आ गया? कहने का मतलब ये यहाँ जो है जो भी आप एज्यूम कर सकते हो, आपको समझ में आ रहा है कि पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये जो है तीनों आपके इस सिस्टम के इंटरनल डायनेमिक्स हैं, तो उसको आप यहाँ लिख दो। और इसमें से कोई एक कुछ जो पैरामीटर आपको समझ में आ रहे हैं कि सॉरी, जो पैरामीटर आप मेजर कर पा रहे हो वो यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो आएगा ही आएगा। आपको स्टेट में भी ऐसा भी हो सकता है कि देखिए पोजीशन पोजीशन दोनों जगह है, तो उससे कोई इशू नहीं है। बट यहाँ वही वाले रहेंगे जिसको आप मेजर कर पा रहे हो, यहाँ सारे रहेंगे। समझ में आ गया? यहाँ सारे रहेंगे, सारे वेक्टर, सारे 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 पैरामीटर, सारे स्टेट, और यहाँ जो मेजर कर रहे हो वो आउटपुट वाले में जाएगा, जो मेजर कर पा रहे हो। तो इस तरह से फॉर्म हो गया। अब अगर यहाँ इनपुट भी होगा तो यहाँ एक टर्म और ऐड हो जाएगा, प्लस बी यू के। तो ऐसे अगर यहाँ कुछ और टर्म है तो इसमें भी ऐसे हो जाएगा। ज़्यादातर इसमें यहाँ हम लोग स्टडी में यही रखते हैं, वी सॉरी क्या था इसमें, नॉइज वी के था, इसमें इनपुट नहीं दिखा रहे हैं, ऐसा जनरली कम ही रहते हैं केस। और डब्लू के, ठीक है, ए एक्स के प्लस बी यू के प्लस डब्लू के सी, ये। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इस तरह से आपको ये जो इक्वेशन मिली, ये हुआ आपका, ये दोनों इक्वेशन जो है उस प्लांट के मॉडल का इक्वेशन है। एक तरह से ये देखिए लीनियर फॉर्म बन रहा है यहाँ तो, ठीक है। तो उसका ये कहा जाता है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, जिसमें ये आपका कहा जाता है, ये एक्स वाला जो है स्टेट इक्वेशन, और ये वाई जो है कहा जाता है आउटपुट इक्वेशन, या आपको इस पूरे को बोल सकते हैं मेजरमेंट मॉडल। मेजरमेंट मॉडल इसको बोलते हैं प्रोसेस मॉडल, इस वाले इक्वेशन को, इस वाले को बोलते हैं प्रोसेस मॉडल। ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या है कि जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो ज़्यादातर चीज़ें अब यहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो ये मैथमेटिकल मॉडलिंग दिया रहेगा आपको कि फिर आगे का काम हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, ये हमें नोन है, ये आपका आउटपुट हो गया नोन है, ये आपका इसका जो है अगर एस्टिमेशन निकालोगे तो v इंटू के, चाहे तो सफिक्स में लिख दो चाहे ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट कंसीडर करोगे, ठीक है, यहाँ तो कांस्टेंट ही आएगा, बट के सफिक्स में लिख दिया है। ठीक है, बुक में भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में उसको कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसका ये नॉइज है, तो इसका हमने क्या निकाला, कोवेरियंस। ठीक है, नॉइज इंटू नॉइज का ट्रांसपोज, तो इसको कोवेरियंस मैट्रिक्स कहते हैं। ये गिवन रहता है, ये नॉइज है, इसका कोवेरियंस ये आपका आ गया आर के, क्योंकि आर के गिवन रहेगा, तो ये दोनों चीज़ गिवन है, यू आपका गिवन रहेगा। तो इसकी मदद से मतलब वाई एंड यू की सॉरी वाई एंड यू के हेल्प से आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, एस्टिमेटिंग
कहने का मतलब ये वेक्टर हैं सारे, वाई वेक्टर और यू वेक्टर की हेल्प से हम लोग एक्स वेक्टर मतलब एक्स में जितने भी वेरिएबल होंगे पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो जिस मेथड से निकाला जाएगा वो आपका काल्मन हो गया, ठीक है। मतलब ये नोन है और ये इनपुट नोन है, बाकी ये भी नोन है, इनके भी यूज रहेंगे। तो इसकी और इसकी हेल्प से ये इनपुट और ये आउटपुट, इन दोनों की हेल्प से स्टेट वेरिएबल जो इंटरनल डायनेमिक्स को रिप्रेजेंट करने वाले पैरामीटर हैं, कहने मतलब मान लो अभी इस केस में केवल आपके पास पोजीशन है, तो पोजीशन की हेल्प से स्टेट में क्या था, पोजीशन भी था, वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन। पोजीशन की हेल्प से और इनपुट वेरिएबल की हेल्प से आपको एस्टिमेट करना है पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब y में अगर मान लो कोई एरर भी है तो जब एस्टिमेट करोगे तो आपको यहाँ से उसकी पोजीशन, अगर y कंसीडर कर रहे हो तो इसमें से जो पोजीशन वाला वेक्टर होगा उसकी आपको ट्रू वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर इसमें y में कोई एरर है तो यहाँ इस एरर को जो आएगा वो इम्प्रूवड ही होगा, तो बेटर ही होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे पोजीशन मेजर कर रहे हो सेंसर से, जीपीएस से, तो ये कभी कभी इनकम्प्लीट रहता है, मतलब कभी कभी रिजल्ट आना बंद हो गया सेंसर से, तो यहाँ जो एस्टिमेशन की मैट्रिक्स मिलेगी आपको, उसमें पोजीशन देख करके आप उसकी वैल्यू बता सकते हो कि इस टाइम यहाँ ये वैल्यू होगी, तो एक तरह से ट्रैकिंग हो गया, ठीक है। तो ये फायदे हैं काल्मन टेक्निक के, मतलब ये जो करेंगे हम पैरामीटर एस्टिमेशन इसको कहा जाता है, यूजिंग आउटपुट और इनपुट वैल्यू। तो ये टेक्निक कही जाती है काल्मन फिल्टर पैरामीटर एस्टिमेशन यूजिंग काल्मन फिल्टर मेथड। तो अब ऐसा कोई कंडीशन है क्या कि बस हमें ये वैल्यू मिल जाए तो हम ये निकाल सकते हैं, वो चीज़ हम देखने जा रहे हैं। तो इसमें बताया गया ऑब्जर्वेबिलिटी टेस्ट, ऑब्जर्वेबिलिटी टेस्ट करके हम लोग बता सकते हैं कि ये जो स्टेट वेक्टर है उनके पैरामीटर को हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे कि नहीं विद द हेल्प ऑफ y एंड u। तो ऑब्जर्वेबिलिटी टेस्ट ये कहता है, ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कैसे बनेगी, आपका c पता था, फिर c इंटू ए करोगे, फिर c इंटू ए स्क्वायर करोगे, c इंटू ए टू द पावर ये करोगे। बहुत जगह ट्रांसपोज के फॉर्म में लिखा रहता है, ट्रांसपोज के फॉर्म में फिर ये केवल सिंगल कॉलम है, मल्टीपल रो है, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इस तरह भी लिखा रहता है कि सी ट्रांसपोज इस फॉर्म में भी लिखा रहता है। तो ये मैट्रिक्स कोई भी एक फॉर्म आप चूज कर लो, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स पहले हम बनाएंगे, सी की वैल्यू फिर सी इंटू ए करेंगे, फिर उसकी वैल्यू सी इंटू ए स्क्वायर करेंगे, तो ये वैल्यू में इसमें रखेंगे, तो ये मैट्रिक्स बन गया। अब इसकी हम रैंक निकालेंगे, रैंक ऑफ ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स क्यू ओ, यदि इफ रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट। हमारे पास यहाँ कितने थे स्टेट की कितने पैरामीटर थे स्टेट में, ये तो आउटपुट है, 1 2 3, 3 स्टेट वेरिएबल है, यहाँ से देख लो 1 2 3, 3 स्टेट वेरिएबल हैं।
तो n इक्वल टू 3, या ये देख सकते हो ये जो मैट्रिक्स बनती है ये वाली, ये उसी ऑर्डर की बनती है इसी के 3 इंटू 3 की। तो ये इसकी जो ऑर्डर है 3 है ना n, तो हम अभी n लेके चल रहे हैं। नंबर ऑफ स्टेट दैट इज इक्वल टू n। अगर इसकी रैंक n के बराबर आती है देन सिस्टम इज फुल्ली ऑब्जर्वेबल in this case system is fully observable। इसका क्या मतलब हुआ? तो इस मैट्रिक्स को हम लोग बनाएंगे, क्योंकि ये सब दिया ही रहेगा, सी और ए इक्वेशन दी रहती है, तो मैट्रिक्स की हमारी रैंक निकाल लोगे। तो रैंक से हमें रैंक के बाद रैंक की वैल्यू अगर नंबर ऑफ स्टेट के बराबर आती है तो रैंक निकालने एक तरीका है, जो आप लोग मैथ में पढ़े उससे निकालो, या लोग डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो अगर नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, तो वो सेम उस कंडीशन में ये n के बराबर आता है, ठीक है। या सिंपल रैंक निकाल लो या इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, तो वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो इस तरह से तो रैंक ऑफ Q0 इक्वल टू अगर n है तो इट मीन्स सिस्टम इज फुल्ली ऑब्जर्वेबल। इट मीन्स सिस्टम इज कंसीडर्ड ऑब्जर्वेबल। इट मीन्स सिस्टम्स इंटरनल स्टेट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द आउटपुट। समझ गए? आउटपुट एंड इनपुट। तो इस केस में सिस्टम इज फुल्ली ऑब्जर्वेबल हो गया। तो ऐसे केस में ये वाली कंडीशन आउटपुट और इनपुट की मदद से सिस्टम के ऑल स्टेट को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आउटपुट और इनपुट की मदद से सिस्टम के सारे स्टेट को थ्योरेटिकली, बुक में ऐसा लिखा है एज पर थ्योरी, मतलब थ्योरेटिकली सारा चीज़ें हम सारे स्टेट को हम एस्टिमेट कर सकते हैं। तो एस्टिमेशन की टेक्निक है काल्मन थ्योरी, बस बाकी ये ऑब्जर्वेबल होना चाहिए फुल, ठीक है। फुल ऑब्जर्वेबल केस में सारे एस्टिमेट को हम सारे पैरामीटर की जो इंटरनल डायनामिक्स के पैरामीटर हैं उनकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कहानी है। तो इसलिए हम लोग इसलिए हम लोग काल्मन फिल्टर पे जाते हैं, ताकि ये चीज़ हमें, बाकी तो हमारा काल्मन फिल्टर का काम है ना कैसे एस्टिमेट करना। कंडीशन ये है कि ये फुल ऑब्जर्वेबल होना चाहिए। अदरवाइज मान लो फुल ऑब्जर्वेबल नहीं है, ये इसकी रैंक n से कम आ रही है, तो क्या होगा? तो उस केस में सारे स्टेट आप नहीं निकाल पाओगे, यही होगा, ठीक है। उस केस में सारे स्टेट नहीं निकाल पाओगे। तो बाकी तो फिर अब आगे काल्मन की स्टडी है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। सो अगर आपके माइंड में ऐसा डाउट है कैन वी एस्टिमेट ऑल स्टेट वेरिएबल्स यूजिंग द काल्मन फिल्टर, तो इन थ्योरी yes, it is yes, you can estimate all state variables using Kalman filter if the system is fully observable, okay। तो फुल ऑब्जर्वेबिलिटी क्या करता है? ये गारंटी दे रहा है कि सिस्टम के पास, फुल ऑब्जर्वेबिलिटी का ये मतलब है कि काल्मन फिल्टर के पास एनफ इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द सिस्टम आउटपुट्स टू रिकंस्ट्रक्ट द एंटायर स्टेट वेक्टर ओवर द टाइम। तो सेम चीज़ जो हमने बताई है। तो इस तरह से ये कहानी है आपके काल्मन फिल्टर की। थैंक यू। तो इसके बाद अब आप जब काल्मन फिल्टर की स्टडी करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू।